हेलो एवरीवन। तो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने क्वेश्चन कवर किए थे 2019 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 30 तक। बट उस वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 30 तक के सॉल्यूशन आए नहीं थे। ठीक है, तो ये वीडियो उसके रेस्पेक्ट में हमने दोबारा से बनाई है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 27। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, सो हियर इज द क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमारे पास कुछ रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशन गिवन है। ठीक है, रैंडम सैंपल का साइज है 2। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल की वैल्यूज क्या क्या है। एक बार है -1, एक है 1। ये ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2। ओके, उसके बाद नॉर्मल पॉपुलेशन बोली गई, नॉर्मल विद पैरामीटर थीटा कोमा थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है इस पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को। यहाँ पे पॉपुलेशन के जो पैरामीटर डिफाइन किए इनका मतलब क्या है। तो हम जनरली नॉर्मल पॉपुलेशन को लेते हैं, नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। सो हियर म्यू इक्वल टू थीटा एंड सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू थीटा। सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे ध्यान देनी थी। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया। ओके, एक रैंडम सैंपल डिफाइन किया जिसका साइज 2 था और सैंपल ऑब्जर्वेशन थी -1 और 1। हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकालना है थीटा का। ओके, तो एमएलई ऑफ थीटा निकालना है। तो एमएलई हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। ये मैंने सॉल्यूशन में नहीं लिखी होगी आई गेस, लेकिन वैसे ही हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, हम उसको डिफाइन करते हैं। लाइक्लीहुड फंक्शन को जनरली अगर हम देखा जाए तो सबसे सिंपल फॉर्म में अगर बोले कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सोचा होगा सभी ने क्या होता है, सबको पता ही अगर पढ़ा होगा तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज जनरली और वी कैन से बेसिकली इट इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 और 2। ठीक है, 2 सैंपल ऑब्जर्वेशन है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट थिंग इज लाइक्लीहुड। ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन वो होता था जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, अभी देखो हमने इनको मल्टीप्लाई क्यों किया। सबसे पहली बात तो क्योंकि एक ही पॉपुलेशन से आए थे तो आईआईडी होंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखने के लिए। ओके, तो वो हो गया हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन। अब हम एमएलई कैसे निकालते थे, तो देखो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। तो हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो अब हम मैथ्स के अंदर चले जाएंगे। मैथ्स में हम पढ़ते थे मैक्सिमम मिनिमम। वो कैसे पढ़ते थे, हम जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करते थे, उसको इक्वल टू 0 पुट करते थे, उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू आती थी, उसके ऊपर चेक करते थे कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा। तो वही वर्किंग यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। सैंपल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 2 है, सैंपल ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, उनका यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा कि मेरे पास नॉर्मल पॉपुलेशन थी जिसके पैरामीटर थे थीटा कोमा थीटा। ठीक है, अब जनरली नॉर्मल पॉपुलेशन को हम लिखते हैं नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ओके, वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई म्यू के इक्वल और सिग्मा की वैल्यू आ गई रूट ऑफ थीटा के इक्वल। ठीक है, यहाँ से इक्वेट करके देखा मैंने। उसके बाद हमें पूछा था कि एमएलई बताओ थीटा का, सच दैट जो सैंपल था वो कुछ ऐसे था। सैंपल में 2 ऑब्जर्वेशन थी -1 और 1। ओके, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखा हमने जिसके पैरामीटर ये थे म्यू कोमा सिग्मा। म्यू की वैल्यू थीटा थी, सिग्मा की वैल्यू रूट थीटा थी। तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आएगा वो क्या होगा, 1/सिग्मा रूट 2 पाई ई रेज टू द पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये होता था। तो हमने यहाँ पे सिग्मा और म्यू की वैल्यूज यूज कर ली थीटा के टर्म्स में, ये लिखा। उसके बाद लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं। तो लाइक्लीहुड फंक्शन का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो सैंपल ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे हमने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो इसकी पार्ट 2 हो जाएगी, जो आगे कोफिशिएंट में था इस पूरे की पार्ट 2 हो गई। तो ये सबका जो रूट था ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ई की पास मल्टीप्लाई हो रही थी तो दोनों का बेस सेम था तो समेशन कर दिया मैंने। तो -1/2 थीटा एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस थीटा होल स्क्वायर। 2 ऑब्जर्वेशन थी तो x1 को अगर मैं -1 लेता हूँ, x2 की वैल्यू को -1 लेते हैं तो कुछ ये बन गया। उसके बाद देखो जनरली हम या तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर दूसरा मेथड होता था हम लाइक्लीहुड फंक्शन का लॉग ले लेते हैं। ठीक है, चाहे हम लॉग को डिफरेंशिएट करके उसको मैक्सिमम बनाएं या फिर हम जो लाइक्लीहुड फंक्शन था उसको ही मैक्सिमम कर दें, दोनों में सेम ही बात रहेगी। तो हमने इसका लॉग लिया, लॉग लेते हैं क्या हो गया, लॉग ऑफ 1/थीटा 2 पाई -1/2 थीटा और अंदर ये बच गया x1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद मैंने स्क्वायर को खोला हुआ आई गेस। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो बन रहा था log ऑफ 1/थीटा 2 पाई उसको सेपरेट सेपरेट कर दिया। थीटा की टर्म अलग होगी, हमारे पास 2 पाई वाली टर्म अलग होगी। अब जैसे ये चीज हुई log 1/2 पाई तो ये कांस्टेंट हो गया, तो नीचे वाली लाइन में मैंने इसको k लिख दिया। ठीक है, थीटा के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये कोई भी टर्म हो उसको मैंने कांस्टेंट कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, अभी देख के लग रहा है। ओके, यहाँ पे टर्म बच गए log 1/थीटा प्लस सम कांस्टेंट -1/2 थीटा और जो ऊपर जो टर्म थी उनको मैंने खोल दिया। ठीक है, तो जैसे इसको खोलेंगे तो बन रहा होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर -2 थीटा समेशन एक्स आई प्लस 2 थीटा स्क्वायर।
ओके, अब बेसिकली हमें देखो जो सैंपल ऑब्जर्वेशंस गिवन थी वो हमें पता है कि x1 की वैल्यू थी -1, x2 की वैल्यू थी 1। उनका जब स्क्वायर करके सम करेंगे तो ये वैल्यू होगी हमारे पास 2 और ये वैल्यू होगी 0। तो ये टर्म 2, ये टर्म 0 प्लस 2 थीटा। सो 2 प्लस 2 थीटा स्क्वायर, सॉरी। ओके, सो दिस विल बी टर्निंग लाइक माइनस log थीटा प्लस कांस्टेंट के। ये 1 बाय थीटा था, इसकी पावर को मैंने -1 में लिखा, -1 को बाहर लेके आ गया, तो ये बन गया माइनस log थीटा प्लस सम कांस्टेंट के -1 बाय 2 थीटा, 2 प्लस 2 थीटा स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम इसको लोग में लिख दिया, तो जैसे जैसे इस वाली टर्म को -1 बाय 2 थीटा को हम अंदर लेके गए, तो सोल्व के हमारे पास कुछ ये टर्म आई माइनस log थीटा प्लस सम कांस्टेंट -1 बाय 2। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1 बाय थीटा, ठीक है, माइनस थीटा। ओके, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या बनेगा -1 बाय थीटा, ये सम कांस्टेंट था तो 0 प्लस 1 बाय थीटा स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में जनरेट कर देंगे। ठीक है, इसको जैसे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी इसके दो ही रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। थीटा की जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो आ रही है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाया हमने, डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पे दो वैल्यू है। अब हमें एमएलई देखना था। सबसे पहली बात तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन थे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन था सिंगल करेक्ट में, क्वेश्चन नंबर 27 सिंगल करेक्ट। ओके, ऑप्शन में सी भी है डी भी है, तो इसके ऊपर आ जाते हैं। सी बी और डी बी दोनों इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम कौन सी वैल्यू को लेंगे, कौन सी वैल्यू को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला कि हम नेगेटिव वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों क्यों करेंगे, थोड़ा सोचो। देखो अभी हमने ऊपर क्या देखा, अभी ऊपर देखा जो पैरामीटर थे उनको इक्वेट किया, तो सिग्मा की वैल्यू आती √1/√थीटा। अगर थीटा नेगेटिव होगा तो ये सिग्मा की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि सिग्मा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो हम थीटा की वैल्यू पॉजिटिव टर्म ही लेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ गई वो आएगी -1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी आई गेस, डी। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा, उसका लॉग लिया, उसको डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, वहां से दो रूट आए, उनमें से हमें देखना पड़ता है कि कौन से को नेग्लेक्ट करेंगे, कौन से को एक्सेप्ट करेंगे। तो नेगेटिव वाली टर्म को नेग्लेक्ट किया, क्यों, सिग्मा की वजह से। ठीक है, एक तो कारण ये हो गया, दूसरा ये होगा उसके दो रूट आ रहे थे, दो क्रिटिकल वैल्यू थी। ठीक है, तो एक पे मैक्सिमा होगा, एक पे मिनिमा, पॉसिबल केस था। वो हमने करके नहीं देखा, लेकिन पॉसिबल केस था, हो सकता था वहां पे मिनिमा आ रहा हो, -√5 -1/2 पे मिनिमा आ रहा हो, हमें मैक्सिमाइज करना था। तो वो कारण हो सकता है, मैंने देखा नहीं, लेकिन एक वैलिड रीजन ये था थीटा वाला, कि सिग्मा इक्वल टू रूट ऑफ थीटा, तो उसके लिए हमें करना पड़ा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रखा है, और x1 x2 भी है रैंडम सैंपल कोई। ओके, एक रैंडम सैंपल है जिसका साइज 2 है। उसके बाद इसने x1 डिफाइन किया, दैट इज मिनिमा ऑफ x1 x2, और x बार डिफाइन किया सैंपल मीन। तो हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सही है, मतलब सफिशिएंट कंप्लीट होगा, ये सफिशिएंट होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा सफिशिएंट नहीं होगा, और ना सफिशिएंट ना कंप्लीट। तो ये चार ऑप्शन है, इनको देखना है कि इनमें हम कैसे वैलिडेशन करेंगे, कौन सा सही है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फंक्शन को थोड़ा देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/थीटा ई रेज टू द पावर -x - थीटा डिवाइडेड बाई थीटा व्हेन x इज ग्रेटर देन थीटा। ओके, तो सबसे पहली बात पता चला कि अगर हमारे पास x1 या x2 में से कोई भी टर्म थीटा से छोटी होगी, ठीक है, अगर कोई भी टर्म थीटा से छोटी हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में जो लाइक्लीहुड फंक्शन हम लिखेंगे वो 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक यहाँ पे ये वाली चीज देख के हम समझ रहे हैं कि x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन थीटा, उस केस को डिस्कस करेंगे। ओके, अब आते हैं सेकंड बात के ऊपर, हमें निकालना है सफिशिएंट एंड कंप्लीट। तो ये एक जनरल मेथड नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हो जाता है। ठीक है, किसी बुक में आई गेस नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई वैलिड रीजन भी नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, इससे क्वेश्चन समझ आ जाता है और सोल्व भी हो जाता है, तो इसको इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ही हम पढ़ेंगे, किसी बुक से वैलिडेशन चेक नहीं करेंगे। मतलब एक ट्रिक मान सकते हैं इसको, कि एक ट्रिक होती है, अप्लाई कर देंगे इसको। तो ट्रिक कैसे है उसके बारे में देखते हैं। तो जब भी हमें सफिशियंसी और कंप्लीटनेस को एक साथ डिफाइन करके दे रहा होता है, तो उसको सोल्व करने का तरीका है, तो हमें पता है सफिशियंट एस्टिमेटर हम कैसे निकालते थे, सबको पता होता है। सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने के लिए हमें लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना होता है, उस लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर फैक्टराइजेशन थ्योरम लगानी होती है। दैट मीन्स हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को दो फंक्शंस का मतलब मल्टीप्लीकेशन लिखना होता है, जहाँ पे एक एच एक्स होता था जो थीटा और एस्टिमेटर से इंडिपेंडेंट होता था, और दूसरा होता था जी टी कोमा थीटा। सबको याद होगा, ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन कम आउट टू बी जी टी कोमा थीटा
dot hx. In that case, t is an sufficient estimator for theta. ठीक है, अब उसको अप्लाई करेंगे. अब उसको कैसे अप्लाई करेंगे और उसको कैसे कंप्लीटनेस के अंदर लेके आएंगे, उसके ऊपर बात करते हैं. तो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो लिख रखा था एफ एक्स इक्वल टू 1/थीटा ई रेज टू द पावर माइनस x/थीटा प्लस थीटा/थीटा, मैंने सेपरेट किया. 1/थीटा बाहर, ई भी बाहर, ई रेज टू द पावर माइनस x/थीटा, ई को बाहर निकाल दे, 1/थीटा ई रेज टू द पावर माइनस x/थीटा, एंड थीटा एक्स इज ग्रेटर देन थीटा. थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ये. ओके, अब हमें चेक करना था इसके बारे में कि एक एस्टिमेटर दे रखा था टी दैट इक्वल टू मतलब एक्स बार कोमा x1. ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से. ओके, देखना था ये सफिशिएंट है, कंप्लीट है, कैसा है, या दोनों है या दोनों नहीं है. ओके, तो सबसे पहली बात तो मैंने वही लिखा कि अगर मेरे पास कोई भी जो सैंपल ऑब्जर्वेशन थी, कोई भी x1 और x2, उनमें से अगर कोई भी वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी, उस केस में लाइक्लीहुड 0 हो जाएगा. और बाकी हर केस में क्या होगा, मतलब 2 सैंपल था. ठीक है, सैंपल का साइज कितना था, 2. अभी हमने ऊपर देखा था कि x1 और x2 दो ही सैंपल ऑब्जर्वेशन थी. तो ई स्क्वेयर 1/थीटा स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस x1/थीटा डॉट ई रेज टू द पावर माइनस x2/थीटा. ठीक है, दोनों का हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, तो यहाँ पे बन गया ई स्क्वेयर बाई थीटा स्क्वेयर डॉट ई रेज टू द पावर माइनस 1/थीटा x1 प्लस x2. और यहाँ पे दोनों वैल्यू थीटा से बड़ी होंगी, उस केस में वैलिड रहेगा. तो सबसे पहला हमने देख लिया कि लाइक्लीहुड फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा बन रहा था. ओके, अब बात करते हैं इस लाइक्लीहुड फंक्शन को हम फैक्टराइजेशन थ्योरम में कैसे लिख सकते हैं, उसके ऊपर आते हैं. तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा. अब देखो, जो x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, x1 प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू दैट इक्वल टू x बार. ठीक है, तो यहाँ से x1 प्लस एक्स टू की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ x बार. तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस किया. तो जैसे इसको रिप्लेस किया तो मेरे पास बन गया ई स्क्वेयर ई रेज टू द पावर माइनस 1/थीटा 2x बार डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वेयर. ये एक कांस्टेंट हो गया, और वी कैन से दिस इज ए फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ थीटा दैट इज पैरामीटर एंड एन एस्टिमेटेड t. ठीक है, टी की वैल्यू एक्स बार होगी. सो यहाँ पे पता चल गया हमें कि एक्स बार इज ए सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा. ठीक है, अब इसको और जनरल फॉर्म में देखा जाए तो ये सबसे मिनिमम कंडीशन होगी सफिशिएंसी की. तो दिस इज द मिनिमल सफिशिएंट एस्टिमेटर. ठीक है, अब इसके बाद मैंने सोल्व करने के लिए एक जनरल तरीका यूज नहीं किया, बस एक पर्टिकुलर फॉर्म और वी कैन से हाँ एक स्टैंडर्ड और वी कैन से एक समझने के लिए एक तरीका था जिसको अप्लाई किया, जिससे सॉल्यूशन आ रहा है. आई डोंट नो ये वैलिड होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ 99% केसेस में वैलिड रहेगा. ठीक है, तो इसकी जस्टिफिकेशन मैं भी नहीं दे सकता, बस मैंने कहीं पे पढ़ा और मैं यहाँ पे वो चीज समझा रहा हूँ. तो अभी देखो, हमने ये देखा कि एक्स बार है जो सफिशिएंट एस्टिमेटर हो गया थीटा के लिए. ठीक है, अब x1 क्या है, मिनिमम ऑफ x1 को x2. ठीक है, अब मेरे पास सैंपल ऑब्जर्वेशन 2 थी, मेरे को x बार पता है. अगर मेरे को x बार पता है तो वो सफिशिएंट है, सफिशिएंट एस्टिमेटर है कि अगर मेरे को वो पता है तो मैं पूरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन कर सकता हूँ. अब इसने बोला कि अगर मैं तुम्हें x बार के साथ एक x1 और दे दूं, दैट इज मिनिमम कंडीशन. तो x बार से भी मेरा काम बन रहा था, लेकिन अगर इसने ये और चीज दे दी तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन से इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मिल गई तो भी सही है, नहीं मिली तो भी सही है. सो हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन थी, ये सफिशिएंट था. इसमें मैं थोड़ा सा और एड ऑन कर देता हूं तो वो भी सफिशिएंट होगा. सो मैंने इसको लिखा एक्स बार कोमा x1, दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट फॉर थीटा. ठीक है, दोनों को मिला के दोनों भी तो जॉइंटली सफिशिएंट होंगे. अगर x1 दे दिया और x बार भी दे दिया तो दूसरे सैंपल भी हम बता सकते हैं. तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, मेरा ये तरीका है, लेकिन मैंने किसी वीडियो में देखा था कि किसी ने, एक मैम थी, उन्होंने पढ़ाया हुआ था कि यहाँ पे इंडिकेटर वेरिएबल वगैरह डिफाइन किया था. ठीक है, एक मेथड वो भी है. तो आई थिंक कौन सा चैनल था, पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उन्होंने डिफाइन कर रखा था वैसे. तो एक मेथड वो भी है, तुम उसको भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, लेकिन मैं समझने के लिए कुछ ये रखता हूँ कि अगर मेरे पास मिनिमम कंडीशन मेरे की सेटिस्फाई हो गई थी, उसके बाद अगर एडिशनल सेटिस्फाई भी करवा रहे हैं तो वो भी सही बात है. ये जनरल तरीका नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस इस फॉर्म में मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं जनरली. ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि जो एक्स बार कोमा x1 था, ये दोनों जॉइंटली सफिशिएंट थे थीटा के लिए. ठीक है, उसके बाद मेरे को देखना है कि हमें क्या देखना है, कंप्लीटनेस देखनी है. तो सफिशिएंट तो हो गया, अब कंप्लीटनेस के ऊपर बात करते हैं. तो कंप्लीटनेस चेक करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, बेसिक तरीका है जिसको याद कर लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है. अगर हम फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाते हैं और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एस्टिमेटर और नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल आ जाते हैं. ठीक है, दोबारा से सुनेंगे. अगर मेरे पास, जब मैं वो करता हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाता हूँ और उसके अंदर मेरे पास अगर नंबर ऑफ एस्टिमेटर नंबर ऑफ पैरामीटर के इक्वल आ जाता है, इन दैट केस वी से दैट these estimators are jointly sufficient and complete for these parameters. ठीक है,
और अगर हमारे पास नंबर ऑफ एस्टिमेटर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर आ रहा होगा तो वो कंप्लीट नहीं होंगे, सफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो इस केस में हम जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स बार इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ठीक है, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगा के ली। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे होता, इन दोनों को हटा के अगर एक्स बार होता, ठीक है, x1 को हटा देता, अगर वो कि अगर मेरे को x बार दे रखा है तो x बार होता तो दैट थिंग विल बी सफिशिएंट, और नीचे वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी बताई कि नंबर ऑफ एस्टिमेटर इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर, तो कंप्लीट भी होगा, तो x बार विल बी कंप्लीट ऑल्सो। ठीक है, बट अभी यहाँ पे क्या है, हमने देखा है कि ये पैरामीटर ये एस्टिमेटर दे रखा है x बार कोमा x1, तो यहाँ पे दो एस्टिमेटर है और पैरामीटर कितना है, एक, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। सफिशिएंट तो है लेकिन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे x बार होता तो सफिशिएंट भी होता और कंप्लीट भी होता। ठीक है, तो ये एक मेथड होता है, क्या समझ में आया होगा? ओके, अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या बोला गया कि हमें एक रैंडम सैंपल गिवन है एन साइज का। ठीक है, उसके बाद उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कर रखा है उस एच नोट के अंडर और एक एच वन के अंडर। ठीक है, अब एच नोट किसके अंडर है, इक्वेलिटी साइन है, एच वन भी इक्वेलिटी में है। ओके, उसके बाद हमें पूछा गया है कि द क्रिटिकल रीजन फॉर द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक है, एमपीसीआर पूछा है, तो ये करने का क्या मेथड होता था? तो जब भी हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ा था तो उसमें एक चीज पढ़ी थी, हमें जब भी एमपीसीआर निकालना होता है तो वो एक मेथड यूज करते हैं, एनपी लेमा। ठीक है, तो एनपी लेमा यहाँ पे लगाएंगे तो सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। तो एनपी लेमा क्या कहता था, हमें एच वन के अंडर लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना होता है, उसको डिवाइड करना होता है एच नोट के अंडर जो लाइक्लीहुड बनेगा। ठीक है, दो लाइक्लीहुड डिफाइन करने होंगे, एक एच वन के अंडर, एक एच नोट के अंडर। ठीक है, तो एच वन वाले को एच नोट वाले के अंडर, मतलब क्या बोल रहा हूँ, L1 डिवाइडेड बाय L नोट करेंगे, उसको ग्रेटर देन के करेंगे, के इज सम कांस्टेंट। तो इससे जो हमारे पास एक लाइकली वो एक, क्या कह रहा हूँ मैं, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा सुनेंगे। तो एनपी लेमा ने बोला था कि हम सबसे पहले, हमारे पास दो हाइपोथेसिस होंगी, एक एच नोट होगी, एक एच वन होगी। तो हम पहले एक लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे एच नोट के अंडर, एक लिखेंगे एच वन के अंडर। ठीक है, फिर L1 डिवाइडेड बाय L नोट करेंगे, इसको ग्रेटर देन के करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन जनरेट होगी, वो कंडीशन हमें एमपीसीआर देगी अगर हमारे पास दोनों हाइपोथेसिस इक्वेलिटी में थी, दैट इज सिंपल वर्सेस सिंपल थी तो। ठीक है, अब यहाँ पे एच नोट गिवन थी कि एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट ऑफ एन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स। और एच वन के अंडर थी एफ एक्स इक्वल टू वन बाई रूट वन, ये क्या लिखा मैंने, ओके वन था यहाँ पे तो मैंने वन बाई रूट वन लिख रखा है। तो वन बाई रूट वन दैट इज वन डॉट ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स बार, मोड सॉरी मोड ऑफ एक्स। तो ये लिखा है, अब हम इसके ऊपर एनपी लेमा लगाएंगे, तो एनपी लेमा लगाने का मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो हमारे पास रैंडम सैंपल कितना था, सैंपल का साइज कितना है, यहाँ पे एन है। ओके, तो इसका मतलब है इसको ही पावर एन कर देंगे। ठीक है, कोफिशिएंट की पावर एन, यहाँ पे समेशन आ जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन पड़ा होगा तो वो मेथड लगेगा। तो ऊपर क्या करना है, एल वन के अंडर, नीचे एल नोट के अंडर। तो एल वन कौन सा है, ये वाला, तो ई रेज टू द पावर माइनस टू, ठीक है, समेशन मोड ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय वन बाय रूट एन रेज टू द पावर एन ई रेज टू द पावर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, इवन था यहाँ पे। अब यहाँ पे वन बाय रूट एन की पावर एन, ये भी एक कांस्टेंट है। ठीक है, रैंडम सैंपल था, उसकी ऑब्जर्वेशन थी, उसका साइज था कि एन साइज था, तो एक कांस्टेंट है। इसको अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, के की जगह पे के वन रिप्लेस किया मैंने यहाँ पे। तो ई रेज टू द पावर माइनस टू मोड ऑफ एक्स आई समेशन में ई रेज टू द पावर माइनस समेशन एक्स आई स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन के वन। ओके, अब बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो ई रेज टू द पावर समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ऑफ समेशन मोड एक्स आई, दिस इज ग्रेटर देन के वन। ओके, इसके बाद मैंने लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो जैसे हम लॉग लेंगे यहाँ पे तो ये क्या बन गया, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स समेशन एक्स आई, इसका मोड ग्रेटर देन सम कांस्टेंट पी। ठीक है, एक नया कांस्टेंट डिफाइन किया मैंने पी। ओके, यहाँ से फिर देखो, अब मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिसको मैंने सोल्व किया, तो मेरे पास फाइनल कंडीशन कुछ ये जनरेट होगी। अब इस कंडीशन को हम ऑप्शन से मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन से मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है इसमें मोड ऑफ एक्स आई भी आ रहा है। ओके, सो मोड ऑफ एक्स आई कौन कौन से में, देखो ए ऑप्शन में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी और डी में है। ठीक है, तो सी और डी में से हमारा आंसर होगा। अब मोड ऑफ एक्स आई अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स आई स्क्वायर, मोड का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला साइन कुछ मैटर नहीं करेगा, तो एक्स आई स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, माइनस टू टाइम्स ऑफ मोड एक्स आई, ये बनेगा। अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस टू टाइम्स समेशन मोड एक्स आई जो हमारे पास यहाँ पे भी जनरेट हो रहा था,
तो एक और कांस्टेंट हमने ऐड किया 1, तो उस साइड भी कांस्टेंट ऐड किया, तो कुछ नया कांस्टेंट बन गया P1, दिस कैन बी रिटन एज C, सो ऑप्शन नंबर C। ठीक है, सी ऑप्शन को जैसे एक्सपेंड कर रहे थे तो कुछ इसी फॉर्म में जनरेट हो रहा था, P कांस्टेंट था तो यहाँ से अगर प्लस माइनस करता हूँ तो एक और कांस्टेंट जनरेट हो जाएगा, तो उससे इतना डिफरेंस आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, एनपी लेमा लगाया जिसका क्या था मेथड, L1 डिवाइडेड बाय L0 ग्रेटर देन सम कांस्टेंट K व्हेन सिंपल वर्सेस सिंपल आर देयर। उसके बाद हम इसको सोल्व करते जाएंगे, कंडीशन जनरेट हो जाएगी, ऑप्शन से मैच करेंगे तो सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या बोला गया कि हमारे पास कोई रैंडम सैंपल है जिसका पॉपुलेशन था नॉर्मल थीटा कोमा 1। ठीक है, एक नॉर्मल पॉपुलेशन थी जिसके पैरामीटर थे थीटा कोमा 1। तो थीटा अननोन है यहाँ पे, तो जो भी टेस्टिंग वगैरह जो भी यहाँ पे होना है वो थीटा के ऊपर होना है। ओके, उसके बाद इसे उन्होंने एच नोट डिफाइन किया कि एच नोट इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 वर्सेज H1 दैट इज थीटा इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया, दिस थिंग इज एक्स बार। ठीक है, समेशन xi बाय n दैट इज एक्स बार। तो क्रिटिकल रीजन क्या डिफाइन किया कि एक्स बार इज ग्रेटर देन 3/4। ओके, हमें मिनिमम सैंपल साइज बताना है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इज लेस देन 0.05। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि टाइप 1 एरर होता क्या है। टाइप 1 एरर क्या होता है? तो टाइप 1 एरर होता था कि अगर कोई एच नोट सही थी फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन ऑफ एच नोट अंडर एच नोट, ये होता था। ठीक है, टाइप 1 एरर। तो उसका मतलब, अब देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था एच नोट गिवन था, H1 गिवन था, तो इसका मतलब जो एक्स बार था ये क्रिटिकल रीजन सेटिस्फाई होगा गिवन दैट एच नोट के अंडर थीटा की वैल्यू थी 0। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार ग्रेटर देन 3/4 गिवन थीटा इक्वल टू 0 दैट इक्वल टू 0.05, ये गिवन था। अब हम एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किया मैंने यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक्स नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर फॉलो कर रहा होता है तो एक्स बार हमारे पास म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन को फॉलो करेगा। ओके, तो उसका यूज किया, तो अंडर एच नोट के अंडर थीटा की वैल्यू थी 0, तो 0 रिप्लेस किया। और जो एक्स बार के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा नॉर्मल 0,1/√10। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन है तो। ओके, उसके बाद मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन 3/4, उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर देन 3/4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1/√10। ओके, दिस थिंग मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0.05। मैंने इक्वल टू कर दिया बस सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, तुम समझ गए होंगे आई गेस। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिख दिया लेस देन की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी सच दैट जेड इज ग्रेटर देन 3/4 डिवाइडेड बाय 1/√10 दैट इक्वल टू 0.05। अब इसके लिए पर्टिकुलर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जेड की वैल्यू होती है 1.64। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। सो दिस थिंग मस्ट बी इक्वल टू 1/64। ठीक है, तो 3/4 इक्वल टू 1.64 डिवाइडेड बाय √10, इस फैक्टर को इधर लेके आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। हमें बस पता होना चाहिए था टाइप 1 एरर क्या होता है, उसके बाद हमें पता होना था कि जी वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी 0.05 होती है उस केस में जी वैल्यू होती है 1.64। उसको हम सोल्व करेंगे तो वहां पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई 5। तो ये सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अगेन मैं बोलूंगा कि किसी किसी क्वेश्चन में मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं करता हूँ, जो जनरल फॉर्म होती है, वैसे एक मेथड होता है कि उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इन जनरली। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में हमने कवर किए 27 से लेके 30 तक। आई गेस समझ में आए होंगे 3-4 क्वेश्चन। सो थैंक यू।